कई सदियों से हर शहर में अगर कोई एक ज्ञान कॉमन है तो वो ये कि हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। अब इसी ज्ञान को मानकर राहुल और रति अपने पहाड़ों के घर की बालकनी में उसी एक दिल की आवाज़ का इंतज़ार करते हुए बैठे हैं। अपनी 60 साल की जिंदगी में कितना कुछ था जो वो करना चाहते थे और कुछ कुछ तो किया भी, पर ये दिल की आवाज भी ना कमबख्त हर बार बदल जाया करती थी। वैसे राहुल ने तो इस आवाज पर गौर करना अपने 22वें जन्मदिन के बाद ही छोड़ दिया था। अपने बचे हुए 38 साल उसने एक आइडियल मैन बनने की कोशिश में निकाले थे। और देखा जाए तो अब इन आइडियल मैन ऑफ इंडिया के पास बड़े ही लिमिटेड से टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए, और ये दिल की आवाज़ टाइप टॉपिक्स उनकी सोशली अक्लेम्ड मैच्योरिटी से मैच नहीं करते हैं। तो राहुल ने भी एक संस्कारी इंडियन पुरुष की तरह अपनी इस दिल की आवाज़ को बरसों पहले ही म्यूट कर दिया था। रति का दिल थोड़ा सा बड़बड़ था। मतलब वो सिर्फ आवाजें करता था तरह तरह की। अब राहुल को हर बार इस आवाज पर शक होता कि इज शी रियली वांट दिस टाइम, या फिर कुछ नया देखकर फिर से उसने अपनी आवाज बदल ली। अपनी सारी उम्र राहुल ने रति से इतने तरीकों की आवाज़ें सुनी थीं कि अब राहुल को हर बार इस आवाज़ की टेस्टिंग करना ज़रूरी लगता था। वैसे देखा जाए तो गलती इन दोनों की ही नहीं थी। राहुल और रति का जन्म उस सदी में हुआ था जब भारतवासी टीवी का इस्तेमाल सिर्फ रामायण और महाभारत देखने के लिए किया करते थे। अब हर घर में राम और घर घर में राम तो था ही, लेकिन इनके माँ बाप को अपने बच्चों में राम और सीता देखने थे। उस सदी में हर माँ बाप को लगता था कि उनका बेटा बड़ा होकर टीवी वाला वो सभ्य राम बनेगा, और अगर बेटी हुई तो वही टीवी वाली सुशील सी सीता। अब उस सदी के मासूम भोले भाले माँ बाप को कहाँ मालूम था कि आने वाले समय में इस ही टीवी पर रामायण और महाभारत के अलावा भी ऐसे कई और भयावह दृश्य दिखाए जाएंगे। उन्हें कहाँ पता था कि ये टीवी अलग अलग प्रारूप धारण कर उनके बच्चों के हाथों में चिपक जाएगी, और फिर एक दिन इस टीवी नुमा यंत्रों के चलते प्रकृति इतना कुछ देख लेगी कि जिसकी कल्पना मात्र ही पूरी सृष्टि को भ्रमित करने के लिए काफी थी। वैसे ऐसा जरा कम ही होता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाएं। अब कहा तो ये भी जाता है कि एवरीबडी इज बॉर्न विद पर्पस। इन सारे ऐतिहासिक बोध ज्ञान से बेखबर एक छोटे से शहर के मिडिल क्लास परिवार के अंदर राहुल का जन्म हुआ। बताया जाता है कि उसके जन्म के कुछ घंटों बाद तक वातावरण में बस पीस ही पीस थी, जो अनेक कारणवश धीरे धीरे विलुप्त सी हो गई। राहुल के पैदा होने का पर्पस अब तक तो नहीं था। हाँ, एक प्रोसेस ज़रूर था जो ज़्यादातर इज्जतदार दंपत्ति फॉलो कर ही लिया करते थे। राहुल पर्पस और प्रोसेस दोनों से बेखबर इस दुनिया में आया। वैसे तथ्यों की माने तो राहुल पहले से जानता था कि उसे जीवन में क्या करना है। जैसे कि 5 साल के होने के साथ साथ ही उसने घर के सारे रेडियो और थोड़ी बहुत मशीनें खोल दी थी।
असल में तो राहुल को बस इतना ही लगा कि रेडियो के अंदर कोई है जो उससे बात करना चाहता है। फिर उसने मौका देखते ही रेडियो जमीन पर पटक दिया। रेडियो के अंदर से कोई बाहर तो नहीं आया, लेकिन वो आवाज जरूर बंद हो गई। अब उस मधुर सी आवाज की जगह पापा की खतरनाक आवाज कमरे में गूंज रही थी। रेडियो खोलने की वजह से उसका इंजीनियर हो जाना तय था, लेकिन बस मां की नजर में। पापा की नजर में तो वो सिर्फ तोड़ फोड़ जानता था। खैर खैर पापा की आवाज सुनने के बाद राहुल की अंतरात्मा ने एक साफ आवाज में राहुल को रोने के लिए कहा, और उसने ठीक वैसा ही किया। राहुल के रोते ही राहुल उस दिन की अपनी सारी विपदाओं से बच गया। तो ये अंतरात्मा की आवाज यानी कि इनर वॉइस का सिलसिला शुरू यहां से हुआ था। अपनी छोटी सी उम्र में जिस तरह के सवाल राहुल के मन में उठा करते थे, उनका जवाब या तो उसको अपनी अंतरात्मा से मिल जाता या फिर चोट या फिर डांट खाने के बाद। जैसे कि जूते उल्टे क्यों नहीं डालने हैं, टी शर्ट पहनने के लिए पहले गर्दन डालनी है और उसके बाद आस्तीन है। अगर कभी गिर जाओ तो रोना तब है जब कोई देख रहा हो, कोई ना देखे तो तुम कभी गिरे ही नहीं। पापा के सामने बिना आवाज का रोना है, और मां के सामने दहाड़े मारते हुए चीख चीख कर। अब इन सारे सवालों के जवाब राहुल के अंतर्मन यानी कि उसकी इनर वॉइस ने राहुल को सही वक्त पर दे ही दिए थे। राहुल की इस उम्र तक सब कुछ आसान था। जब भी कोई विपदा आए तो बस आंखें बंद करनी है, फिर या तो विपदा का जवाब अंतर्मन से आएगा या फिर विपदा राहुल को अनसीन करके जीवित छोड़ देगी। राहुल के पैदा होने के कुछ समय के बाद इस शहर से दूर एक और शहर में उसी प्रोसेस के चलते रति का जन्म हुआ था। रति राहुल से बिल्कुल विपरीत थी। अपनी छोटी सी उम्र में ही उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज से चीख चीख कर लड़ना शुरू कर दिया था। असल में रति को विपदाओं को आमंत्रित करने का बड़ा शौक था। जब रति की माँ उसे गरम तवे को छूने के लिए मना करती तो वो किचन में खुद को अकेला पाकर अपना हाथ तवे से छुआ देती। उसकी अंतरात्मा जलन से चीख उठती और रति अपनी आंखों में ठंडक लिए मुस्कुरा रही होती। राहुल और रति दोनों अपने भीतर ढेरों सवाल लिए बड़े हो रहे थे। उनके वयस्क होने तक उनकी इनर वॉइसेस ने कई बार उन्हें झंझोड़ कर आवाज दी थी। राहुल की अंतरात्मा ने कई बार उससे कहा था कि तुम एक अच्छे बढ़ई या फिर शिल्पकार बड़ी आसानी से बन सकते हो, और रति की अंतरात्मा उससे कहती कि तुम तो लिखना शुरू कर दो। पर ये बढ़ई और लेखक उस वक्त इतने ट्रेंडिंग नहीं हुआ करते थे जितना ट्रेंडिंग था एक कैसा भी इंजीनियर हो जाना। तो अपने घर की वर्तमान परिस्थितियों और बाजार के सुनहरे भविष्य को देखते हुए दोनों ने अपनी इनर वॉइस की ना सुनते हुए इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। राहुल और रति जब तक अपनी यौन अवस्था में पहुंचे तब तक उन दोनों ने ही अपने अंतर्मन की आवाज से समझौता करना सीख लिया था। अब न राहुल इस आवाज की सुनता और न रति अपनी इस आवाज से लड़ाई करती।
राहुल ने उस आवाज के बदले भविष्य बदलने वाले कुछ वक्ताओं को सुनना शुरू कर दिया था और रति का सारा ध्यान अब तक किताबों को चाटने में लगा हुआ था। लेकिन हमेशा की तरह इनकी अंतरात्माओं ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी। इनकी अंतरात्माएं स्वयं चीख चीख कर थक चुकी थीं, तो उन्हें एक नया उपाय सूझा। शास्त्रों में कहा गया है कि अंतरात्माओं और प्रेम का बड़ा पुराना संबंध है। अब वो वक्त आ चुका था जब प्रेम इनके जीवन को पुनः जीवित कर दे। प्रेम। राहुल और रति अपनी ऐसी उम्र में पहुंच चुके थे जहां उनकी इनर वॉइसेस ने अपना नया दाव खेलना शुरू कर दिया था। उन दोनों को प्रेम की भरसक भूख सताने लगी थी। दोनों ने ही अब इस प्रेम नामक भूख को एक्सप्लोर करने का निश्चय किया। प्रेम प्रकृति का पूर्ण स्वरूप है, ये बात इन दोनों की इनर वॉइसेस जानती थीं। पर ये मासूम अंतरात्माएं ये नहीं जानती थीं कि इस प्रकृति में प्रेम अप्राकृतिक नहीं होता। अब ये प्रेम व्यापारिक मंडली के हाथ में है। इस धरती पर अब जहां भी प्राकृतिक प्रेम उमड़ता है, ये व्यापारिक मंडल वहां अपनी दुकान सजा लिया करता है। इन झिलमिलाती दुकानों को देखकर किसी का भी ध्यान प्राकृतिक प्रेम पर अब नहीं जाता। तो राहुल और रति की अंतरात्माओं ने इनके भीतर प्रेम की ज्योति जला तो दी, लेकिन इस ज्योति का प्रकाश इन दोनों धूर्तों तक पहुंचा ही नहीं। राहुल ने प्रेम की जिज्ञासा अपने दोस्तों में दिखाई तो उसके दोस्तों ने उसे चौकी की माता नामक एक काले रंग की वीडियो कैसेट उसके हाथ में पकड़ा दी। उस वीडियो कैसेट को राहुल के हाथ में थमाते वक्त उसके दोस्तों के सख्त निर्देश थे कि उस कैसेट को तभी देखना जब वो घर में अकेला हो। फिर प्रेम की जिज्ञासा स्वरूप राहुल ने अपने घर के वीसीआर में वो कैसेट डाली और फिर मुंह खोलकर टीवी पर चल रहे प्रेम को पसीने से लथपथ होकर देखता रहा। चौकी जो इस फिल्म की हीरोइन थी, वो बहुत खूबसूरत थी। उस दिन के बाद कई दिनों तक चौकी राहुल के सपनों में आती रही। राहुल की प्रेम की कक्षाएं अब चौकी की माता और चौकी के गुणकारी पिता यानी कि शुगर डैडी ले रहे थे। दूसरी तरफ रति के प्रेम का अध्ययन सरसों के पीले फूलों के बीच मधुर वायलिन के संगीत में हो रहा था। हाथ में वायलिन पकड़े लंबे बालों वाला एक ऐसा किरदार जो रति के सपनों में भी सरसों के पीले खेतों में अपने दोनों हाथ फैलाए उसे अपनी तरफ बुला रहा होता। शहर के बड़े पर्दों से लेकर घर की टीवी तक रति कहीं भी इस किरदार को देखती तो शर्मा जाती। उसका कहना था कि वो गालों पर गड्ढे पड़ने वाला मासूम सा किरदार उस पर हर जगह नजर रखता है और एक दिन वो घोड़े पर बैठकर उसके घर बारात लेकर जरूर आएगा। रति के कानों में सुबह शाम बस एक ही संगीत गूंज रहा होता और अब रति के लिए प्रेम की सही परिभाषा थी
तो अपने अपने अध्याय का नित्य पाठ कर राहुल और रति एक बड़े से शहर पहुंचे, जहां संयोगवश दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में लगी। आपको ये जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि राहुल और रति ने जब पहली बार एक दूसरे को देखा था तो इन दोनों की अंतरात्मा ने साथ में एक दूसरे को जोर की आवाज दी थी। रति के हाथ में रखा वो कॉफी का मग थोड़े समय के लिए अपनी मूल प्रवृत्ति भूलकर रति की कोमल भुजाओं में शिथिल तरंगे दौड़ाने लगा था, और राहुल के काले जूते कुछ देर के लिए जमीन से चिपक कर रह गए थे। फिर जल्दी ही दोनों को अपने प्रेम पर किए गए अध्ययन का एहसास हुआ। उन दोनों के किए गए अध्ययन स्वरूप वो दोनों ही एक दूसरे के प्रेम के लिए अनुचित थे। दोनों ने एक बार फिर से अपनी अंतरात्मा की आवाज को झाड़कर शांत किया और अपनी अपनी दिशाओं की तरफ मुड़ गए। राहुल के पिता अभी भी अपने पुत्र के चेहरे पर वही रामायण वाले राम सा तेज देखते थे, और वो तेज बनाए रखने के लिए उन्होंने वैसी ही एक सीता की तलाश शुरू कर दी थी। उसके पिता हर हफ्ते उसे एक तस्वीर भेजते, पर राहुल जो बाहर से पूर्णतः राम का अवतार दिखता था और अंदर रावण वाली भरसक फैंटेसीज पाले हुए था, हर बार उन तस्वीरों को एक बार देखकर ही मना कर देता। होता यूं था कि जब राहुल उन तस्वीरों को देर तक देखता तो उन तस्वीरों में चौकी जैसी किसी को तलाशने लगता, चौकी जिसने उसे प्रेम की परिभाषा समझाई थी, चौकी जिसके दोस्तों ने इतने सालों में राहुल का साथ कभी भी नहीं छोड़ा था। राहुल के पिताजी की भेजी हुई तस्वीरों में सीता मैया की छवि होती और राहुल अपनी मैया के अलावा किसी और को मां स्वरूप देख पाने में असमर्थ था। चौकी की मां और उसके परिवारजनों से जो पारिवारिक संबंध राहुल के बन गए थे, उसके चलते राहुल पिताजी की भेजी हुई तस्वीर में किसी चौकी को तलाशता रहता। दूसरी तरफ रति के माता पिता ने अपनी पुत्री में सीता अवतार तलाशना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उन्हें पूरा यकीन था कि वो अपना स्वयंवर खुद ही करेगी, और अगर मूड हुआ तो उन्हें भी अपने स्वयंवर का निमंत्रण दे ही देगी। रति ने स्वयंवर की तैयारी उस दिन ही शुरू कर दी थी जिस दिन उसने पीले सरसों के खेत में वायलिन बजाते गाना गाते अपने किंग ऑफ हार्ट को बड़े पर्दे पर देखा था। अब वो जब भी बड़े बाल वाले, गालों पर गड्ढे पड़ने वाले लड़के को देखती, उसके हाथ फैलाकर गाना गाने का इंतजार करती। रति ने अपने स्वयंवर को आधुनिक श्रेणी में रखने के लिए स्वयंवर में धनुष की जगह वायलिन रख दिया था। रति से विवाह करने के लिए किसी भी लड़के को उस वायलिन को अपने हाथों में लेकर किसी पीले सरसों के खेत में खड़े होना था, फिर उसकी मनपसंद धुन बजाकर दोनों हाथ फैलाकर रति को अपने पास बुलाना था। फिर रति दौड़ कर जाती और अपनी कोमल बाहों का हार उस लड़के के गले में डालकर अपने स्वयंवर का अंत करती। लेकिन दुर्भाग्यवश रति को भी अब तक कोई वायलिन बजाने वाला मिला ही नहीं था, तो उसका स्वयंवर भी अब लंबा खिंच गया था। ये दोनों ही अपनी तलाश में पूरी तल्लीनता से जुटे हुए थे, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि इनकी अंतरात्माओं ने इन दोनों को मिलाने का उचित प्रबंध कर रखा है।
इनकी इनकी अंतरात्मा ने एक होकर इन दोनों के खिलाफ एक बड़ा सा षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में इनका साथ दिया कुरीतियों के लिए विख्यात इनके पुराने मित्र कामदेव ने। हुआ यूं कि एक रात राहुल और रति परिस्थितियों से जूझते हुए थक चुके थे। काम के बोझ ने उन्हें आधुनिक बंधुआ मजदूर घोषित कर दिया था। मजदूर जिनका घर में कोई भी इंतजार नहीं कर रहा था। मजदूर जिनको इनके ठेकेदारों ने भविष्य की खुशियों का लालच देकर सालों से बांध रखा था। ये दोनों मजदूर कामदेव के पैतरों से बेखबर थके हारे अपने हाथ में चिपके अपने फोन में उधड़े हुए ऑफिस के पास किसी मशहूर मनोहर मदिरालय पहुंचे। मदिरालय की सीढ़ियों पर ही कामदेव किसी तगड़े बाउंसर के पीछे आराम से छुपा खड़ा था। उसने इन दोनों के हाथों पर मदिरालय की मोहर लगाने के बहाने दूसरे हाथ से इनकी पीठ पर बड़ी चतुराई के साथ अपना अदृश्य बाण घोंप दिया था। इन दोनों को अपने विष से प्रभावित करने के बाद कामदेव वहां से तुरंत ही निकल गया। उसने जाकर इनकी अंतरात्माओं को खबर दी और इनकी इनर वॉइसेस जो इतने सालों से खामोश बैठी हुई थी अचानक आज रात के लिए एक्टिवेट हो गई। मदिरालय के भीतर जब रति ने पहली बार मदिरा हाथ में लिए राहुल को देखा तो कामदेव के विष के प्रभाव से उसे राहुल के बाएं गाल पर एक छेद दिखाई दिया। उस ही विष के प्रभाव से जब राहुल रति की तरफ पलटा तो उसे रति की आंखों में चौकी और चौकी का चोक मी सुनाई दिया। कामदेव का विष अब उन दोनों के शरीर में फैलने लगा था। इस विष के प्रभाव से वो दोनों इस माया में उलझ गए थे और इस वक्त अपनी अंतरात्माओं के रचे इस खेल को देख नहीं पा रहे थे। उन दोनों का मन चंचल हो उठा था। वो दोनों माया के इस खेल में खुलकर नाच रहे थे। दोनों नाचते हुए बहुत करीब आ गए थे। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें निर्देश देना शुरू कर दिए थे और वो दोनों पूरी निपुणता के साथ उन निर्देशों का पालन कर रहे थे। राहुल के देखते ही रति अपने बाल अपने कान पर अटका देती और राहुल नाचते हुए रति के लिए अपने दोनों हाथ फैला देता। राहुल नाचते हुए रति को गिरने से संभाल लेता। रति राहुल को देखकर अपना निचला होंठ अपने दांतों में दबा लेती। उस रात कामदेव के विष के प्रभाव में उन दोनों ने मदिरालय में ऐसा नंगा नाच किया कि दोनों बिना कपड़ों के सुबह राहुल के बिस्तर पर मिले। उस ही विष के प्रभाव से राहुल को सारी रात अपनी कुछ फैंटेसीज सच होती दिखाई दी और रति के कानों में रात भर वो वायलिन के तार टूट टूट कर बजते रहे। कामदेव ने इनकी इनर वॉइसेस को बताया था कि उसके विष का प्रभाव काफी समय तक रहता है, तो इतने समय तक ये दोनों वही करेंगे जो इनकी अंतरात्मा इन्हें करने को कहेगी। दोनों की अंदर की आवाजें दोबारा एक्टिव होकर खुश थीं और उतना ही खुश राहुल और रति भी लग रहे थे। दोनों ने अपने दिल की आवाज सुनना शुरू कर दिया था। रति ने अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया था और राहुल ने
लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा कर उन्हें कुछ आकार देना शुरू कर दिया था। इन कामों को करने की फुर्सत निकालने के लिए दोनों ने ही अपनी बंधुआ मजदूरी वाली नौकरियां बदल दी थी। नई नौकरी, नया घर, नए सपने, दोनों जल्दी ही साथ रहने भी लगे। दोनों कुछ साल तक बहुत खुश रहे। फिर एक दिन कामदेव के विष का प्रभाव कम होने लगा। इस विष पर बहुत सारे दूसरे अप्राकृतिक विष चढ़ने लगे थे। कुछ दिनों तक तो दोनों ने अपनी अंतरात्माओं की सुनकर अपना खाली वक्त लकड़ियों और किताबों में गुजारा। फिर उसके बाद इनके खाली वक्त को खरीदने के लिए इनके घरों में ही एक नई दुकानें खुल गईं। इन नई दुकानों को आधुनिक भाषा में दुकानें नहीं कहते। इनके अलग नाम हैं, जैसे सोशल मीडिया। अब जब इनके माँ बाप का सामाजिक स्तर अपने मोहल्ले और टीवी के कुछ चैनलों तक सीमित था, राहुल और रति का समाज उनके फ़ोन के ज़रिए लाखों करोड़ों में बढ़ता जा रहा था। इस समाज में प्रेम, खुशी, दर्द, संभोग, आत्मिक, मार्मिक, उचित, अनुचित जैसे सारे परिभाषित संकलन पहले से ही उपलब्ध थे। राहुल और रति अपना सारा खाली समय इस वर्चुअल समाज को बेचने लगे थे। ये झिलमिलाता वर्चुअल समाज इन्हें दिन रात लुभाए रहता और इनकी अंतरात्मा अपनी सादी सजग आवाज में धोखा 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 चीखती रहती। पर उनकी अंतरात्माओं की चीख उनके हाथ में रखे छोटे से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के सामने हार जाती। रति की डायरी और राहुल की लकड़ियां अब किनारे हो गई थीं। राहुल को आभास हुआ कि उसने रति के साथ चौकी द्वारा सिखाए गए सारे पाठ अब दोहरा लिए हैं और उसे वो वीसीआर में दिखाया जाने वाला प्रेम का विस्मयी एहसास अब तक नहीं हुआ था। और रति को अब राहुल के गालों पर वो गड्ढे दिखना बंद हो गए थे। उन दोनों की इनर वॉइस को एक बार तो लगा कि कामदेव को बुलवाकर फिर से विष की एक डोज लगवा लेते हैं। पर इस बार कामदेव ने आने से साफ मना कर दिया। कामदेव बोले, इस विष की दूसरी डोज घातक हो सकती है। दूसरी बार बाण मारने से ये प्राणी प्रेम संभाल ही नहीं पाते। ये प्राणी अपने अपने तथाकथित पार्टनरों को छोड़कर दूसरों के बिस्तरों पर कूद पड़ते हैं। इस सदी का दुष्ट व्यापारिक मंडल अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ऐसे ही किसी दोबारा बाढ़ खाए जीव की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं अपने बाड़ों का इस्तेमाल दोबारा इन पर नहीं कर सकता। कामदेव के इन्हें डिच करने के बाद भी इनकी अंतरात्माओं ने हार नहीं मानी। उन दोनों को साथ में रखने के लिए वो अभी कुछ नए आविष्कारों की खोज कर ही रही थीं कि राहुल और रति के माता पिता ने अपनी छोटे से समाज की सामाजिक परंपराओं के चलते इन दोनों का भावपूर्ण विवाह करवा दिया। राहुल और रति ने भी अपनी बड़ी सी सामाजिक व्यवस्था के चलते अपने विवाह वाले दिन बड़ी खूबसूरती से परफॉर्म किया। अपने विवाह वाले दिन पर राहुल ने प्रेम के नाम पर स्टेज पर वायलिन लेकर दोनों हाथ फैलाकर रति के पसंदीदा गानों पर बड़ा भद्दा सा नाच किया। और रात में रति ने प्रेम का नाम लेकर ही राहुल के लिए
चौकी वाले कपड़े पहनकर राहुल की बची हुई फैंटेसीज को पूरा किया। उस ऐतिहासिक दिन की तस्वीरें उन दोनों ने #WeAre1, #RaRuti, #Soulmates, #TrueLove, #TogetherForever नामक भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड भी करी। उन दोनों की अंतरात्माएं उस दिन भी सिर झुकाकर कोने में खड़ी हुई थीं। और फिर धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में राहुल से बदलकर एक पति बन गया और रति की जगह पत्नी ने ले ली। और इतिहास गवाह है कि पति और पत्नी के बीच कोई भी इनर वॉइस काम कर ही नहीं सकती। ये आवाजें कितनी भी कोशिश कर लें, पर पति और पत्नी के शोर के बीच इन इनर वॉइसेस की आवाज धीरे धीरे थम ही जाती है। धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत प्रेम उन दोनों के बीच रह गया था, वो एक बार फिर से आदर्श संस्कृतियों के चलते जल्दी ही विलुप्त हो गया। कहा जाता है कि बिना आत्मा का शरीर ज़्यादा देर तक अपने बीच नहीं रखना चाहिए, पर बिना अंतरात्मा की आवाज़ वाला शरीर कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, इसका उल्लेख पुराणों में अब तक नहीं किया गया है। खैर, राहुल और रति की इनर वॉइसेस ने विवश होकर बैक सीट ले ली और अब सारे निर्णय पति और पत्नी को लेने के लिए छोड़ दिए। पति और पत्नी का मैनुअल लगभग सेट होकर ही आता है। सोशल मीडिया के डिजिटल धुरंधरों ने अब सुंदर और लालायित विवाहित जीवन के लिए उस मैनुअल में कुछ नए आयाम भी जोड़ दिए हैं। शादी के बाद कुछ दिनों तक ये पति और पत्नी उस मैनुअल की चेकलिस्ट पर लगातार टिक्का थका हुआ निशान लगाते रहे। फिर जब उनकी खलबलाहट बढ़ने लगी तो उनका वर्चुअल समाज उनकी बेचैनियों का उत्तर देने में असमर्थ हो गया और उन दोनों ने अपने माता पिता के परामर्श से अपनी बेचैनियों का एक नया और प्रभावशाली विकल्प निकाला। उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि हर उलझन का जवाब तो बच्चों में छुपा होता है। एक बार बच्चे कर लो, फिर देखना जीवन भर का अधूरापन कैसे प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फिर सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, प्रेम ही प्रेम, खुशियां ही खुशियां। अगले कुछ सालों में पति और पत्नी के 2 प्यारे से बच्चे भी हो गए, पर वो बच्चे भी 5-6 साल के बाद अब प्यारे लगना बंद हो गए थे। अब राहुल पति से पापा और रति पत्नी से मम्मी बन चुकी थी। पापा होने की जिम्मेदारियों में 24 घंटे काम में घुसे रहते और मम्मी अच्छी बनने के लिए सारा समय किचन में गुजार देती। पापा और मम्मी अपने बच्चों में अब खुद को देखने लगे थे। उन दोनों को पूरा यकीन था कि वो सारे सपने जो उनके थे वो एक दिन उनके बच्चे पूरा करेंगे। वो सारा कुछ जो वो करना चाहते थे वो सब अब उनके बच्चे करेंगे और वो दोनों खुशी खुशी खुद को अपने बच्चों में देखते हुए अपना पूरा जीवन आसानी से व्यतीत कर देंगे। पापा और मम्मी दोनों ने अपनी अपनी पसंद से अपने बच्चों को विभिन्न तरह के कोर्सेज में सम्मिलित करवा दिया था।
पापा और मम्मी के बच्चे अब स्कूल जाने के साथ साथ चित्रकारी, अभिनय, लेखन, भरतनाट्यम, संगीत ज्ञान, भिन्न तरह के वाद्य परीक्षण जैसे बांसुरी, ड्रम, कीबोर्ड, स्पोर्ट्स, घुड़सवारी और लकड़हारी भी कर रहे थे। इसके साथ साथ जब भी मम्मी और पापा को अपने हाथ में रखे टीवी नुमा तुनतुने से कोई नया संकेत आता तो वो अपने बच्चों को उन नए कोर्सेज में भी सम्मिलित करवा देते। पापा और मम्मी की इनर वॉइसेस अब घर के किसी स्टोर में बंद होकर रह गई थीं। लेकिन दोनों ने भीतर ही भीतर ये तय कर लिया था कि अब वो अपने बच्चों की इनर वॉइसेस को बचपन से ही 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं रहने देंगे। वो बच्चों को वो सब कुछ खरीद कर देंगे जो उन्हें कभी नहीं मिला, ताकि अपने बच्चों में वो अपना प्रतिबिंब देख सकें। मम्मी और पापा अपने बच्चों में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए बिना सोच समझ के बस बूढ़े होते जा रहे थे। लेकिन कमबख्त होनी को भी ना कुछ और ही मंजूर था। बड़े होने के साथ साथ उनके दोनों बच्चे मम्मी और पापा की सोच से बिल्कुल अलग किसी और दिशा में मुड़ जाने के बाद उनसे बहुत दूर निकल गए। बच्चों की नई नवेली इनर वॉइसेस ने बच्चों से न जाने क्या कहा कि उनके बदले हुए रूप को देखकर पापा और मम्मी दोनों ने ही अपना प्रतिबिंब बच्चों में देखने का सपना भी त्याग दिया। बच्चों के जाने के बाद एक दिन सफाई करते वक्त मम्मी को अपना पुराना बैग दिखा, जिसे लेकर वो पहाड़ों पर कभी कभी चढ़ने जाया करती थी। उसकी डायरी और कलम के नीचे सालों से बंद बैठी मम्मी की इनर वॉइस कूद कर उसके सामने आ गई। मम्मी ने वो बैग बाहर निकाल कर रखा तो उसकी इनर वॉइस भी जोर जोर से कूदने लगी। मम्मी की इनर वॉइस दौड़कर फिर से स्टोर रूम में गई और पापा की सालों की सोई हुई वॉइस को जगाने लगी। पापा के महंगे सामानों के नीचे दबी उनकी वो इनर वॉइस अब वहाँ पूरी तरह से सेटल हो चुकी थी। जोर जोर से हिलाने पर भी वो अपने कंफर्ट जोन का कंबल ओढ़कर दोबारा सो गई। मम्मी को अपना माई सोल बिलोंग टू माउंटेन वाला कथन फिर से याद आ गया था। पर पापा के बिना मम्मी की इनर वॉइस में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो मम्मी को अपने घर से बाहर निकाल सके। अब मम्मी अपने हाथ में चिपके फ़ोन पर ही बड़े बड़े लेखकों को किताब लिखते हुए देखती तो खुद को कोसने लगती। फ़ोन पर ही कोई पहाड़ों पर घूम रहा होता तो वो आंखें बंद कर थोड़ी देर के लिए खुद को वहाँ होना देखती, फिर झुंझला जाती। मम्मी की इनर वॉइस अब अपनी बढ़ती उम्र के साथ हर छोटी बात पर अब झेंपने लगी थी, और इस झेंप का पूरा असर अपने काम से रिटायर हो चुके पापा पर होता। पापा की अंतरात्मा की आवाज़ तो अब तक सो ही रही थी। एक शाम पापा और मम्मी अपने भव्य से मकान में बैठे, एक हाथ में अपना फ़ोन लिए दूसरे हाथ से टीवी के अनगिनत पर्दे पलट रहे थे। अपने दोनों हाथों में मनोरंजन के इतने साधनों के बाद भी कोई भी साधन उन दोनों का मनोरंजन करने से इनकार कर रहा था। थक कर पापा ने टीवी बंद कर दी। फिर वो दोनों अपने अपने फ़ोन से खेलने लगे। फिर अचानक पापा की नज़र अपनी पुरानी शादी की तस्वीरों पर पड़ी, जिसमें
वो वायलिन पकड़कर नाच रहे थे। उन्होंने वो तस्वीर मम्मी को दिखाई। फिर वो दोनों अपनी और पुरानी तस्वीरों पर गए, फिर और पुरानी, फिर और पुरानी। वो तस्वीरें देखकर पापा और मम्मी को ये एहसास हुआ कि पापा और मम्मी के असली नाम तो राहुल और रति हैं। इस सजग चेतना के साथ ही राहुल और रति ने एक दूसरे को देखा। राहुल को रति की आंखों में रति की इनर वॉइस तैरती हुई दिखाई दी। रति ने राहुल की आंखों में देखा। रति को राहुल की आंखों में उसका कंफ्यूज, थका और अलसाया हुआ पति नजर आया। रति भागते हुए स्टोर रूम में गई और राहुल के पुराने लकड़ी, छेनी, हथौड़े, कीलें बीन कर ले आई। फिर अपना फोन खोलकर देयर इज नो एज टू स्टार्ट न्यू लाइफ वाले वीडियो ढूंढकर राहुल के सामने चला दिया। राहुल की दोनों आंखों में हथौड़ी चमक गई। इतने सालों के वनवास के बाद एक बार फिर राहुल की अंतरात्मा ने जागते ऊगते हुए राहुल को आवाज दी। राहुल की इनर वॉइस अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोल ही रही थी कि उसने राहुल के सामने रति का रखा हुआ फोन देखा, जिसमें एक हष्ट पुष्ट बूढ़ा आदमी ऑस्ट्रेलिया के कोमट बीच के किनारे अपनी हथौड़ी लिए कुछ कुर्सियां बना रहा था। फोन पर वो वीडियो देखकर राहुल की इनर वॉइस को मेज पर रखा वाच उठाकर दोनों के सिर पर मारने का मन किया, परंतु ठीक उसी वक्त रति की इनर वॉइस ने राहुल की इनर वॉइस को सांत्वना देते हुए संभाल लिया। अपने राहुल और रति होने के एहसास हो जाने के कुछ ही दिनों के बाद दोनों अपना शहर छोड़कर पहाड़ों पर चले गए। पहाड़ों की ठंड में कुछ दिनों तक मूर्छित और बीमार रहने के बाद अपनी कांपती हड्डियों से दोनों ने अपनी अपनी इनर वॉइसेस को पूरी ताकत से जकड़ लिया था। इस बार इनकी इनर वॉइसेस ने इन दोनों को भटकने से बचाने के लिए इन दोनों की आंखें और कान दोनों थोड़े थोड़े कमज़ोर कर दिए थे। अब ये टीवी ठीक तरह से देख नहीं पाते और हाथ ठंड में कांपते रहते हैं, तो फ़ोन भी हाथ से फिसल जाता है। बाकी अन्य आधुनिक उपकरणों से दूर आजकल राहुल और रति एक साथ अपनी बालकनी में आकर बैठते हैं। फिर ध्यान लगाकर अपनी अंतरात्माओं को सुनने की कोशिश करते हैं। आवाज थोड़ी सी खरखराती है, पर समझ आ ही जाती है। अब शरीर में वो ताकत तो नहीं बची कि वो इन आवाज़ों का सारा कहा यथार्थ कर दें, पर हाँ, ये दोनों अपनी अंतरात्माओं से ये वादा करते हैं कि इस जन्म में ना हो पाया ना सही, अगले जन्म में सारी आवाज़ें छोड़कर वो दोनों सिर्फ अपनी अंतरात्माओं की आवाज़ को सुनेंगे। उनकी त्रस्त अंतरात्माएं या वटेवा बोलकर बड़बड़ाती रहती हैं। उनको खुशी है कि चलो देर से ही सही, पर उनका एग्जिस्टेंस थोड़ा सा रजिस्टर तो हुआ। अभी दोनों इनर वॉइसेस आगे एक सुंदर भविष्य की कल्पना लिए मुस्कुरा उठती हैं।
चक्र चक्र अभी भी जारी है और राहुल और रति अपनी बालकनी में बैठे अपने अगले सत्र का इंतज़ार कर रहे हैं।